अरे पर ये कैमरा कहाँ है? ओह, नई टेक्नोलॉजी है। आज है तो कल नहीं है। हाँ हाँ, जानती हूँ, लंदन टोरंटो सब देखा है, लेकिन देसी स्टूडियोज की बात ही कुछ और है। जिधर देखो चीजें बिखरी हुई, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, दौड़ते चिल्लाते टेक्नीशियंस, हाथों से इशारे करते हुए इंजीनियर्स, और वो शैतान जैसे कैमरा, हेडफोन्स और गांठों में उलझे हुए केबल्स, वो भी एक या दो नहीं। लेकिन यहाँ तो सब कुछ चकाचक, बिल्कुल रंगोली के लिए जैसे तैयार किया गया हो फर्श। हाँ, थोड़ा सुनसान लगता है, अब लोग ही नहीं है ना, बिल्कुल जैसे साउंड स्टूडियो में होता है, ठीक वैसे ही। जी? ओ हाँ हाँ, ओके। मुझे अपने नाक के ठीक सामने देखना है, वहाँ कैमरा है, ये सोचकर भाषण झाड़ना है। जी? हाँ, आपकी आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही है। साउंड लीक हो रहा है। वॉल्यूम? ओह, वॉइस टेस्ट, ओके, या गुड। टेस्टिंग टेस्टिंग, 1 2 3 4 5 टेस्टिंग। शुरू कर दूं भाषण? हाँ, ठीक 15 मिनट का लिखा है। अजी, अलार्म लगा के टाइम किया था। अरे नहीं भाई, पढ़ूंगी नहीं, अब नाक के ठीक सामने देखकर जो बोलना है, पढ़ना नहीं है, ठीक है? अच्छा, लेकिन स्क्रिप्ट की ओर देखे बगैर बोलने में शायद 1 आध मिनट ज्यादा लग जाए। हाँ हाँ, फंबल किए बगैर संभाल लूंगी। शुरू कर दूं? ओके, 1 मिनट। या रेडी। नमस्कार। आज की शाम श्री टीवी चैनल के लिए बड़े गर्व की शाम है। आज हम आपके सामने पेश करते हैं श्रीमती मंजुला नायक। इनकी पहचान ज़्यादातर एक कन्नड़ शॉर्ट स्टोरीज लेखिका की हैसियत से है। अब तक श्रीमती नायक के शॉर्ट स्टोरीज के 5 संग्रह छप चुके हैं। 3 साल पहले इनमें से एक संग्रह के लिए श्रीमती नायक को बेस्ट विमेन राइटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। पर पिछले साल श्रीमती नायक ने सारी दुनिया को चौंका दिया। जी हाँ, सारी दुनिया को एक उपन्यास लिखकर। इनका पहला उपन्यास अंग्रेजी में द रिवर हैज़ नो मेमोरीज। यहाँ और विदेशी अखबारों की सुर्खियाँ इन्हें अपने ब्रिटिश प्रकाशकों से मिली एडवांस रकम की चर्चाओं से भरी हुई थी, और देखते देखते ये उपन्यास एक बेस्ट सेलर बन गया। हमारी हार्दिक बधाइयाँ श्रीमती नायक को। आज की शाम हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसी उपन्यास पर आधारित एक विलक्षण फिल्म, अब से ठीक 20 मिनट में। और अब हमारे साथ स्टूडियो में स्वयं श्रीमती नायक उपस्थित है। इन्होंने हमारे श्रोताओं से मिलने के लिए, अपने लेखन के बारे में बात करने के लिए हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, इसलिए हम आभारी हैं। तो लीजिए, स्वागत है इस दशक की साहित्यिक दुनिया की जानी मानी लेखिका, सबसे अद्भुत लेखिका श्रीमती मंजुला नायक। नमस्कार, मैं मंजुला नायक। सच कहा जाए तो दैनिक जीवन में मैं हूँ श्रीमती मंजुला मूर्ति, लेकिन लेखिका के रूप में मंजुला नायक के नाम से ही जानी जाती हूँ। अब जिंदगी के किसी एक कोने को तो हमें सिर्फ खुद के लिए बचा कर रखना चाहिए, शादीशुदा जिंदगी से अलग। क्यों? खुद की साहित्यिक कृति के बारे में, क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में बात करना मुश्किल काम है, तो मैंने एक आसान तरीका ढूंढ निकाला है। मैं चाहे जहां भी जाऊं, यहाँ भारत में या विदेश में, लोग मुझसे 2 सवाल करते हैं, बस उन्हीं 2 सवालों के जवाब दूंगी। अब लेखक को और करना ही क्या होता है, लिखना और सवालों के जवाब देना। क्यों, है ना? तो पहला प्रश्न, अब ये सवाल आपको भी सूझा होगा कि कन्नड़ा में लिखने वाली अचानक अंग्रेजी में क्यों लिखने लग गई। क्या मैं अपने आप को कन्नड़ा लेखिका मानती हूँ या अपनी गिनती अंग्रेजी लेखकों में करती हूँ? मेरे पाठक कहाँ के हैं, यहाँ भारत के या विदेश के, इत्यादि इत्यादि।
सच कहूं तो अगर मुझे पहले से पता होता कि मेरे अंग्रेजी में लिखने से इतने लोगों को इतनी परेशानी होगी तो मैं ये गलती कभी ना करती। अरे जिन्हें मैं गुरु मानती हूँ, वो जिन्हें मैं बुद्धिजीवी समझती हूँ, मुझ पर इस तरह से टूट पड़े कि मुझे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था। अब मुझ पर यह आरोप लगाया गया है कि मैंने कन्नड़ भाषा के साथ विश्वासघात किया है, घोर विश्वासघात, घोर। पर सच कहूं तो जब मैंने ये उपन्यास लिखना शुरू किया तो किस भाषा में लिखूंगी अब ये मैंने पहले से तो तय नहीं किया था ना। अरे मेरे अनजाने कहानी खुद ब खुद अंग्रेजी में फूट निकली, आगे बढ़ती चली गई। अरे मैं तो खुद हैरान थी कि ये अंग्रेजी में ही आगे क्यों बढ़ रही है, अंग्रेजी में ही क्यों उभर रही है। लेकिन कुछ उभरा, कुछ बना, बस। स्पष्टीकरण के लिए इतना ही काफी है, और इसके आगे अगर मैंने कुछ और कहा भी तो वो झूठ होगा। अब इतनी सीधी सी बात हमारे बुद्धिजीवी लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रही? मेरी समझ में तो नहीं आता। कुछ लोगों ने तो ये आरोप भी लगाया है कि मैंने विदेशी पाठकों को ध्यान में रखकर ये उपन्यास लिखा है। जिन्हें मैं गुरु मानती हूँ आज मुझ पर अंगारे बरसा रहे हैं। पर आपको पता है कि मेरे विदेशी प्रकाशकों ने मुझसे क्या कहा है? हमें तुम्हारी किताब उसकी भारतीयता के लिए पसंद है। भारत से हमारे पास कई उपन्यास आते हैं पर वो सब विदेशी पाठकों को ध्यान में रखकर लिखे हुए होते हैं, इसलिए वो यहाँ कामयाब नहीं होते। लेकिन तुम्हारे उपन्यास में भारतीय मध्यम वर्गीय जिंदगी की महक है, उसका स्वाद है, उसकी खुशबू है। लेकिन हमारे यहाँ के पंडित माने तब ना। अब कुछ पंडितों के अनुसार तो भारतीय लेखकों के लिए अंग्रेजी में अपने अंदरूनी भावों को ईमानदारी से पेश करना ही असंभव है, क्योंकि भाई हमारे लिए तो अंग्रेजी है ही एक मीडियम ऑफ डिसऑनेस्टी। वैसे कन्नड़ा में लिखने वाले लेखक कितने ईमानदार होते हैं ये पूछा जा सकता है, लेकिन अगर हम ऐसा सवाल करें तो वो भी हमारे विश्वासघात का एक सबूत होगा। यानी जो भी हो, गलती तो हमारी ही होगी। अब हाल ही में केंद्रीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष ने एक घोषणा की कि अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखक पैसों पर नजर रखकर लिखते हैं, यानी अंग्रेजी में लिखने की क्रिया से वो भी ग्लोबल कंज्यूमर मार्केट इकोनॉमी में सहभागी बन जाते हैं। वैसे ये सब कहा गया अंग्रेजी में। अब कुछ बातें अंग्रेजी में कही जाएं तो ज्यादा वजनदार लगती हैं, और फिर मैं तो पूछती हूँ कि इसमें गलत क्या है? आखिर आमदनी भी एक जायज मकसद है। उनकी समस्या क्रिएटिविटी की नहीं है, समस्या है पैसों की, नगद नारायण की। क्या आप मेरी अंग्रेजी लेखन से मिली रॉयल्टी के बारे में जानना चाहेंगे? कोई भी कन्नड़ा लेखक किसी भी कामयाब अंग्रेजी लेखक जितना हासिल कर ही नहीं सकता, और उनकी नुक्ताचीनी की जड़ में बसी इस इनसिक्योरिटी को मैं समझती हूँ। कन्नड़ा में लिखती आई हूँ, मुझे इस पीड़ा, इस जलन की समझ है। अब मिसाल के तौर पे मेरे अंग्रेजी लेखन से मिली रॉयल्टी का पहला एडवांस ही इतना था कि मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और स्वतंत्र लेखिका बन गई। इस विषय पर बस इतना ही काफी है। दूसरा सवाल भगवान की दया से उपन्यास से संबंधित है। सीधा सादा सा सवाल है। मैं एक तंदुरुस्त तबीयत की हट्टी कट्टी औरत, कॉलेज के दिनों में मैं लॉन्ग जंप चैंपियन थी। ऐसे में बिस्तर से लिपटी रोग शैया पर पड़े इंसान के दर्द, इतनी बारीकी से उसकी वेदना की जिंदा तस्वीर कैसे बना पाई? जिंदगी की भूखी बीमारी की यातना में मौत की ओर खिंचते जा रही एक जवान लड़की की तस्वीर मैंने इतने एम्पैथी, सेंसिटिविटी, कंपैशन के साथ आखिर उतारी कैसे? इस बात को दोहराते आंखें भर आती हैं। इसकी सोर्स है मेरी छोटी बहन मालिनी। जन्म के कुछ ही दिनों में स्पष्ट हो गया था कि वो अपंग होगी। उसे मेनिंगोमाइलोसिस था। ऐसे में कमर के ऊपरी हिस्से में कोई न्यूनता नहीं होती, लेकिन कमर के नीचे का हिस्सा बिल्कुल बेकार हो जाता है, काम ही नहीं करता। एक के बाद एक किए गए ऑपरेशंस ने उस बेचारी की जिंदगी को नर्क बना दिया। उसने अपनी सारी जिंदगी व्हीलचेयर पर काटी। 6 साल पहले मेरे माता पिता का देहांत हो गया था, तब मैं उसे अपने जयनगर के घर ले आई। इन 5-6 सालों में मैंने ही उसकी देखभाल की। आखिरी के 1-1.5 साल में उसकी हालत बहुत बिगड़ गई थी। वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी ये हमें मालूम था, और उसे भी।
मेरे अपने बच्चे तो थे नहीं, वही हमारी बच्ची बन गई। मुझे तो ये कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं उसकी देखभाल कर रही हूँ। उसके साथ साथ मौत की निश्चितता का सामना करते हुए हमेशा उसके दर्द में मैं भी शामिल थी। ये उपन्यास है ही उसके बारे में, उसकी अनुभव की हुई खुशियों के बारे में, उसकी यातना के बारे में। पिछले साल मेरी बहन चल बसी। उसने जो देखा, जो चाहा, सब कुछ सपनों में सवारा और उन सब को शब्दों में टटोल कर जीवंत करने की ये एक कोशिश है मेरे बहन के गुजर जाने से मेरी जिंदगी में बसे गहरे खालीपन को भरने की कोशिश। मेरी बहन, बहुत प्यारी छोटी बहन, हमेशा हंसती खेलती हुई सहेली, वो चल बसी और मैं अकेली पड़ गई। उसी अकेलेपन को भर पाने का यत्न है ये टीयर्स। उस अकेली को छोड़कर इस उपन्यास में बाकी सभी पात्र काल्पनिक हैं, ये कहने की आवश्यकता नहीं। हाँ, मुझे यहाँ पर एक ऋण को, एक कर्ज को चुकाना है। वो है मेरे पतिदेव प्रमोद मूर्ति का। जब मैंने उपन्यास लिखना शुरू किया तो मैं कॉलेज में काम कर रही थी। उधर कॉलेज में काम का बोझ, इधर बहन के बगैर सुनसान पड़ा घर काटने को दौड़ता था। फिर अचानक मैंने अंग्रेजी में लिखना शुरू किया, मानो ऐसे किसी अंधेरी गुफा में फंस गई थी जिसका कोई अंत ही ना हो। अचानक लिखते लिखते रुक जाती, एक और अक्षर को स्याही में उतारना नामुमकिन होते देख रो पड़ती थी। लेकिन उस संघर्ष में मेरे पति ने मुझे संभाला। उनका सहारा न होता तो इस उपन्यास को पूरा करने में मैं असफल रहती। ऐसा जीवन साथी मिलना मेरा सौभाग्य है। तो आज की इस शाम को और इस उपन्यास को मैं अपने सबसे प्यारे, सबसे अजीज प्रमोद मूर्ति के नाम करती हूँ। मैंने अंग्रेजी में लिखा, इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं। फिर भी मैं कन्नडिगा, कर्नाटका में पली बड़ी, इस मिट्टी की पैदाइश, मुझे इसका गर्व है। हाँ, मैंने अंग्रेजी में लिखा, लेकिन सौभाग्य से जो टेलीफिल्म आप देखने वाले हैं वो कन्नडा में है। खुशी तो इस बात की है कि निर्देशक ने उपन्यास को समझकर उसका सही अनुवाद किया है और सभी कलाकारों ने हर पात्र को बहुत ही आस्था से पेश किया है। तो उन सबको और श्री टीवी चैनल को मेरा हार्दिक धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप इस कृति को पसंद करेंगे। नमस्कार। हेलो रजा, हो गया कि नहीं? अरे भाई ठीक था तो? ज्यादा फंबल तो नहीं किया? ओके गुड, थैंक यू। अच्छा, अब मैं जा सकती हूँ? ऑल राइट, थैंक यू। अब जितना जी चाहे शोर मचा लिए टिप्पणी करने वाले। देखे कब तक आसमान को सर पर उठाए घूमते हैं। अरे बहुत डंक सहे इनके। अब उल्टे हाथ के दो पड़े तो कोई हर्ज नहीं। कहाँ चली मंजुला? मंजुला, अभी तुम नहीं जा सकती। अरे क्या ये कैमरा अभी भी ऑन है? नहीं, ऑफ है। तो फिर तुम वहां बैठी हो, मैं यहाँ खड़ी हूँ। अब कैमरा ऑन होता तो मैं भी तुम्हारी तरह बैठी मिलती, है ना? क्या? हेलो हेलो रजा, अरे वहां कोई है? ये क्या है? किसकी मजाक, क्या शरारत हो रहा है ये? हाँ, टेलीफिल्म अभी तक शुरू नहीं हुई। कोई है? कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, टेप वे पटक गया है क्या? अरे भाई कोई बोलता क्यों नहीं है वहां से? कोई बचाओ। अरे इतना हड़बड़ाने की क्या जरूरत है? यहाँ तो सिर्फ मैं हूँ। मैं मने कौन हो तुम? मैं यानी कि तुम। What? This is absolutely absurd. हाँ, सो तो है। वाह वाह वाह, आज का तुम्हारा भाषण बहुत ही बढ़िया था। सभी सुनने वाले खुश, देखने वाले खुश। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हेलो हेलो रसा, ये क्या हो रहा है? कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? ये टेलीफिल्म अभी तक शुरू क्यों नहीं हुई? भाड़ में गई तुम्हारी टेलीफिल्म, घटिया बेकार फिल्म। तो मैंने तो उन्हें पहले ही बताया था, टेलीफिल्म मतलब अलग अलग फर्क लोकेशंस होने चाहिए, मूवमेंट होनी चाहिए। यहाँ तो पूरी फिल्म एक ही कमरे में कर दी उन्होंने। मना किया था मैंने, लेकिन मेरी कोई सुने तब ना। एनीवे, मुझे क्या, रॉयल्टी तो अच्छी ही थी।
आज के तुम्हारे इस कार्यक्रम के खत्म होते ही सभी तुम्हारे भाषण की चर्चा करें। तुमने अपने टिप्पणी करने वालों को मुंह तोड़ जवाब जो दिया है, कल के अखबार तुम्हारे स्टेटमेंट से भरे होंगे, फिर खूब विवाद छिड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। छिड़ जाने दो, वही मेरा इरादा था। एक्सीलेंट। लेकिन अगर कहीं भी कोई भी ऐब ढूंढ निकालना है तो तुमने अपनी जो बहन की बात कही, माना दिल से निकली बात थी, लेकिन इन आंसुओं की जरूरत थी क्या? मैं कोई ढोंग नहीं कर रही थी, नाटक नहीं रचा रही थी। मुझे उससे बहुत प्यार था, बहुत लगाव था। अरे मैंने उसे जितना चाहा और कभी किसी को भी नहीं चाहा, अपने पति को भी नहीं। अच्छा? हाँ, मानती हूँ कि उपन्यास में उसके किरदार के साथ मैं पूरा न्याय नहीं कर पाई। अब भाई देखने में वो मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत, कई गुना बुद्धिमती, उसमें उभरती हुई तेजस, चेतना, वो सब मुझ में था ही नहीं। ये तो बचपन में ही स्पष्ट हो गया था कि उसकी और मेरी बराबरी हो ही नहीं सकती। सोचती हूँ कि इतना अच्छा इंसान, उसके हिस्से इतनी पीड़ा। I mean, why did she have to suffer? ऐसे फरिश्ते जैसे इंसान के हिस्से इतनी पीड़ा नहीं आनी चाहिए। हाँ, ऐसे फरिश्ते जैसे इंसान के हिस्से इतनी पीड़ा नहीं आनी चाहिए, लेकिन बीमारी का उसे एक तो फायदा हुआ, उसने जो चाहा उसे मिला और सबसे अच्छा मिला। नहीं नहीं, मालिनी ने कभी कुछ नहीं चाहा, कुछ भी नहीं मांगा। उसकी बीमारी का पता चलते ही अम्मा और अप्पा बीजापुर छोड़ बैंगलोर चले आए। यहाँ कोरमंगला सेक्टर में घर बसाया। वो जब तक जिंदा थे उन्होंने अपने आप को, अपने अस्तित्व को, अपनी जिंदगी को उसके देख रेख पर न्योछावर कर दिया। लेकिन मालिनी ने कभी ये नहीं कहा कि उसे यही चाहिए या वही चाहिए। एक शिक्षक घर आता था, गणित और अंग्रेजी सिखाता था, बस। बाकी का सब कुछ उसने खुद पढ़ा। इतिहास, समाजशास्त्र, दर्शन, एनाटॉमी। अरे ज्ञान की प्यासी थी वो जान, जिंदगी की प्यासी। हाथ में जो आए उसे निगल कर हजम कर लेती थी। और तुम? मुझे भी वैसा प्रोत्साहन मिलता घर वालों से तो मैं भी उतनी ही प्रतिभाशाली होती शायद, कौन जाने। हो भी सकता है। नो नेवर, कभी नहीं। अरे मान लो मैंने भी एक बेस्ट सेलर लिखा है, ये भूलो मत तुम। हाँ, ये भी सच है। एक्चुअली मानना पड़ेगा कि वो सब मुझ में था ही नहीं। अम्मा और अप्पा को भी इस बात का शायद पता था, इसलिए मुझे बीजापुर भेज दिया नाना जी के पास पढ़ने के लिए। हाँ, वहां मैं बड़े लाड प्यार से पली, ये सच है, लेकिन माँ बाप तो नहीं थे ना। छुट्टियों में दौड़ी चली आती थी बैंगलोर। पढ़ाई खत्म करने के बाद नौकरी भी मैंने बैंगलोर में ही ली। तब हम सब एक साथ रहते थे कोरमंगला सेक्टर में। कैसा उल्लास भरा समय था वो। फिर कुछ महीनों में मेरी प्रमोद से मुलाकात हुई, शादी हो गई। बच्चे नहीं थे, बस इसके अलावा कोई शिकवा शिकायत नहीं थी। अरे अप्पा ने भी हमारा हिस्सा दे दिया था, एक प्यारा सा घर दिलवा दिया था जयनगर में। लेकिन रुपये और जायदाद तो सब मालिनी के नाम ही कर गए थे ना। उसकी देखभाल के लिए नेचुरली। अम्मा अप्पा के गुजर जाने के बाद तुम सभी कोरमंगला के उस मकान में आकर रह सकते थे, बड़ा मकान, इर्द गिर्द स्पेस वगैरह। अब उसकी जगह मालिनी को जयनगर के छोटे मकान में क्यों लेकर आए? अब अपना घर बसा हो तो उसकी आदत नहीं हो जाती है। और वैसे भी जयनगर कॉलेज के नजदीक था। कोरमंगला से तो भाई हर रोज सारे शहर की सैर हो जाती, और फिर इतना बड़ा बंगला संभालता कौन। और मैं भी अगर अम्मा की तरह कुछ नहीं कर रही होती, घर में ही बैठी रहती, तो बात अलग थी। और मालिनी कभी नहीं मानती। उसे पता था कि अगर हम कोरमंगला शिफ्ट हो जाए तो मेरी जिंदगी तो उथल पुथल हो जाएगी। उसने कहा कि उसकी हालत के लिए किसी को कुछ भी त्यागने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव पीपल आई हैव एवर नोन। और फिर हम तो मालिनी के घर को हाथ तक नहीं लगाना चाहते। उसी ने जिद की कि उसे बेच दे, और वही हमारे जयनगर के छोटे से घर में आके रहने लगी। कितने प्यार से एडजस्ट भी हो गई थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि कोरमंगला सेक्टर में कन्नड़ बोलने वाले परिवार ही नहीं। You know all those empty houses bought by NRIs as investment?
जहां जाओ वहां तमिल, इंग्लिश, हिंदी। अब मेरे लिखने के लिए कन्नड़ मध्यम वर्ग का थोड़ा सा माहौल तो चाहिए था ना। अरे भाई, तब तो मैं कन्नड़ा में ही लिखती थी। अब तो अंग्रेजी की बड़ी लेखिका बन गई हो। वो कोरमंगला वाला बड़ा मकान खरीद लिया क्या? क्या? चुप करो। क्या मालिनी कन्नड़ जानती थी? जानती क्यों नहीं थी, यह हमारी मातृभाषा थी। लेकिन काम चलाओ, काम वाले से, बावर्ची से काम करवा सके, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसीलिए कन्नड़ भाषा तुम्हारे हिस्से आई। हाँ, इसीलिए शायद मैंने कन्नड़ा में लिखना शुरू किया। लेकिन ये बात कभी किसी से कही नहीं। बहस के तौर पे ये कहा जा सकता है कि अंग्रेजी हिंदुस्तानी भाषा न होने की वजह से इसमें हम अपने अंदरूनी भावों को ठीक से पेश नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें हम अपनी मन की बात ठीक से नहीं कह पाते, अपनी भावनाओं को ठीक से नहीं समझा पाते। That is quite a sentence. तो मालिनी के बारे में कन्नड़ा में लिखना तो असंभव था, क्योंकि वो तो दिन रात अंग्रेजी में ही बात करती थी ना। सोचती तो अंग्रेजी में, हंसती तो अंग्रेजी में, उसकी सारी सहेलियां अंग्रेजी बोलने वाली। बाप रे बाप। वैसे उसके मेरे आने का मुझे एक फायदा जरूर हुआ, मेरी अंग्रेजी सुधर गई। जो एकेडमिक भाषा थी वो थोड़ी क्रिएटिव हो गई। इन दैट सेंस आई एम डेफिनेटली ग्रेटफुल टू हर। तुम्हारी अगली नॉवल, उसे भी अंग्रेजी में लिखोगी क्या? अब एक और नॉवल लिखने की क्या जरूरत है? एक काफी नहीं है क्या? वाल्मीकि ने रामायण के बाद कुछ और लिखा था। ढेर सारा कमाया है, क्रिटिकली एंड फाइनेंशियली। ढेर सारा तो नहीं, काफी है। अब आगे का क्या इरादा है? तुमने तो अपनी नौकरी भी छोड़ दी, देखभाल के लिए बहन भी नहीं, इस्तेमाल करने के लिए भी कुछ नहीं, कोई विषय भी नहीं। इन तानों का क्या मतलब? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैंने अपने उपन्यास की कामयाबी के लिए अपनी बहन की वेदना का इस्तेमाल किया है? वहां सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं है, मेरी भी है। हालांकि मैं इस बात का ऐलान करती नहीं घूमती, लेकिन वहां मैं भी एक किरदार बनकर मौजूद हूं, उसकी कजिन सिस्टर बनकर। अयो, वो दुष्ट औरत क्या तुम ही थी? जी हाँ, उपन्यास की खलनायिका। सच तो तुम्हारे मुंह से निकल ही गया। तो ये खुद के बारे में ऑब्जेक्टिव बनकर लिखने की कोशिश थी शायद? नहीं नहीं, मैं उतनी बुरी भी नहीं हूं, लेकिन कथानक की रचना के लिए एक नेगेटिव किरदार की जरूरत पड़ती है ना। और स्पेशली जब नायिका इतनी दूध की धुली हो तो उसके काउंटर पॉइंट पे एक मंथरा की जरूरत तो पड़ती ही है। दिस इज अ टेक्निकल नेसेसिटी। जो भी हो, प्रमोद को तुम्हारा नॉवल पढ़कर बहुत खुशी हुई होगी। उसमें उसका किरदार बड़ा ही प्यारा निकला है, तेज, अफेक्शनेट, लेकिन ज्यादा खूबसूरत नहीं, परहैप्स नॉट वेरी गुड लुकिंग, नॉट वेरी बैड लुकिंग ईदर। मेरे लिए ठीक है, ओके फॉर मी। काफी सीधा साधा सा है, यू नो। हाँ पता है, मैं जब कोरमंगला शिफ्ट हुई और यहाँ मैंने नौकरी शुरू की तो कुछ 6 महीनों में मेरी प्रमोद से मुलाकात हुई। अब साहब कुछ हम पर फिदा हो गए। तो मालूम है क्या किया? उस समय मेरी एक सहेली हुआ करती थी, लूसी फर्नांडिस। हम दोनों की जोड़ी बनी रहती हमेशा। अब प्रमोद ने उसे एक चिट्ठी लिखी और मुझे भी एक चिट्ठी लिखी। उसे लिखी हुई चिट्ठी उसने मेरे पते पर पोस्ट कर दी और मुझे लिखी हुई चिट्ठी उसे भेज दी। मानो बिना जाने बूझे हो गया हो ये अदल बदल। मतलब लूसी के नाम की चिट्ठी मेरे हाथ लगी। अब उसमें मैं उसे किस तरह सताती हूँ, कैसे मैंने उसका जीना मुश्किल कर दिया है, इन सब का बेझिझक बयान किया था उसने। अरे तब तक तो मुझे मालूम ही नहीं था कि उसे मुझ में दिलचस्पी है। लूसी ने और मैंने दोनों ने एक साथ जाकर उससे जवाब मांगा। लूसी ने तो बहुत मेलोड्रामेटिक होकर चिट्ठी को फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर कर उसके सर पर कागज की चिंटियों की बौछार कर दी। मुझे उस पर तरस आया। मैंने कहा, अरे बेवकूफ, तुम क्या अपने आप को प्रेम कला में प्रवीण समझते हो? हाँ, पर हर 15 साल का लड़का यही चाल चलता है, ये सोच कर कि उसने कुछ हट कर किया है, मानो जमाने भर में किसी को ऐसी चालाकी कभी सूझी ही ना हो। शर्म के मारे उसके तो पसीने छूट गए, बिल्कुल लाल हो गया उसका मुंह। एंड यू नो व्हाट, देन ही जस्ट डिसअपियर्ड। आई मीन 15 दिन तक साहब गायब। अंत में मुझे ही ढूंढ कर लाना पड़ा उसे। पर आखिर तुम उसे मिल तो गई,
यानी कि उसकी चाल तो चल ही गई। हाँ, क्या खाक चाल चली। बेवकूफी का ऐसा बढ़िया दिखावा करने के बाद उसके पास और कोई चारा नहीं था इसके अलावा कि वो मुझसे शादी कर ले। मुझे भी मंजूर था। मंजूर क्यों ना होता। हाँ, इससे भला पति भला तुम्हें ढूंढे कहाँ से मिलता। यू आर राइट। और लूसी, लूसी का क्या हुआ? मुझसे बात करना ही छोड़ दिया। अच्छा, प्रमोद पर औरतें बड़ी आसानी से फिदा हो जाती थी ना। मालिनी भी? वो भी औरत थी। वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे ना। मालिनी उस पर जी जान न्योछावर करती थी। एक्चुअली क्या है कि मालिनी को मर्दों के साथ रहने का अनुभव नहीं था ना। घर पर सिर्फ अप्पा, उसके अलावा कभी कभार कोई एक आध टीचर। प्रमोद की मौजूदगी ने मानो मालिनी की जिंदगी पर एक कब्जा सा कर लिया था। प्रमोद को भी उससे काफी लगाव था। और तुम्हें इससे कोई ऐतराज नहीं था? ऐतराज कैसा? अरे भाई, ये तो मेरी खुशनसीबी थी। प्रमोद ठहरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सारा दिन घर में काम करता। मालिनी बेचारी घर के बाहर कदम नहीं रख सकती। अब सोचो, अगर ऐसे में उन दोनों की एक दूसरे से न निपटी तो मेरा क्या होता। और वैसे भी अगल बगल अगर दो औरतें रहे तो साहब के मिजाज ही कुछ और होते थे। इसलिए मैं तो उसे कृष्ण कन्हैया कहकर बुलाती थी। उसे भी तुम पर बहुत नाज होगा। तुम्हारे नॉवल की कामयाबी, उसमें उसका किरदार और आज के भाषण में उसे दिया गया श्रेय। आज का भाषण उस तक पहुंचेगा भी या नहीं, भगवान जाने। क्यों? क्यों नहीं पहुंचेगा? इज देयर एनी प्रॉब्लम? एक मिनट, कौन हो तुम? हाँ, और मेरी निजी जिंदगी में दखल देने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? और वैसे भी अगर तुम मैं हूं तो तुम्हें तो ये सब पहले से मालूम होना चाहिए ना। और अगर नहीं तो तुम एक इलेक्ट्रॉनिक बिंब हो एंड एक्सट्रीमली प्राइम। सो व्हाई डोंट यू जस्ट स्विच ऑफ? हाँ मंजुला, तुम कुछ कह रही थी। देखो, मुझसे नाराज मत हो। मैं खुद से नाराज हूं। मुझे पता नहीं मैं यहां क्यों आई। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं यहां कैद हूं, इस टेलीविजन फ्रेम में, लिटरली बॉक्स्ड। यू कुड से दिस इज माई एग्जिस्टेंशियल एंग्विश। एक जमाना था जब क्रिटिक्स कहा करते थे कि मैं तुम्हारा विवेक हूं, योर कॉन्शियस। जैसे कि पुरानी फिल्मों में होता है ना कि हीरो पैसा भाग रहा है लेकर के, कि अचानक ऊपर से भविष्यवाणी होती है, रुको, ये पैसा तुम्हारी पिता की दवाइयों के लिए है, तुम्हारी माँ क्या कहेगी। या कि आईने में अपना बिंब बोल उठता था। हो सकता है कि मैं तुम्हारा फ्रॉइडियन अनकॉन्शियस, वो सब जो तुमने जेहन से काट फेंका था, दब दबा कर रखे हुए विषय, टैबू, रिकलेक्शन, अ ड्रीम, अ बैड ड्रीम। हो सकता है मैं एक बुरे स्वप्न की व्याख्या हूं, एन इंटरप्रिटेशन ऑफ अ बैड ड्रीम। सॉरी अबाउट दैट। तुमने मुझसे पूछा मैं कौन, पर अंग्रेजी लिटरेचर की तो तुम हो, तुम्हें ज्यादा मालूम होना चाहिए। हाँ, इंग्लिश लिटरेचर से याद आ गया, नार्सिसस, वो अपने बिंब पर फिदा था। लेकिन ये मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह सकती। अब रोमांटिक पीरियड को ले, द डॉपलगैंगर, द डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड, अ पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, और रूसी साहित्य में तो दोस्तोयेवस्की, इसका द डबल। हाय, जाक लकान ने तो मुझे गले ही लगा लिया होता। अरे कुछ तो बोलो, प्लीज कोऑपरेट। देखो, अब तुम ग्लोबल स्टैंडर्ड की अंग्रेजी लेखिका हो, सो वुड वी रादर डिस्कस मी इन योर इंडियन टर्म्स?
एक और उदाहरण सीता का। सीता की काउंटर पॉइंट थी माया सीता। कुछ रामायणों में तो रावण माया सीता का अपहरण करता है, और उत्तर रामचरितमानस में तो गैर हाजिर सीता की जगह राम ने उसकी सुवर्ण प्रतिमा बनवाई। लगता है रामायण के पुरुषों को असली सीता हासिल ही नहीं हुई। कुछ तो बोलो। हाँ देखो, क्या ये खुशनसीबी नहीं कि मैं तुम्हारे बाहर हूं, मैं तुम्हारे अंदर भी हो सकती थी, मल्टीपल पर्सनालिटी सिंड्रोम का एक भाग बन सकती थी। फिर मैं तुम्हारे शरीर के अंदर होती, एक ही शरीर में हम खूब जूझते, कभी तुम बाहर कभी मैं अंदर। यूं बात करने का मौका ही नहीं मिलता जैसे कि आप। To quote a scholar, sexuality is a matter of cutting and splitting. Sexuality is a matter of division and recomposition, absence and presence, death and birth. Sexuality is double and divided. I like that. Don't you? So many discursive possibilities. Would be quite happy to be central, transcendental, signified. You could deconstruct me out of existence. मुझे कोई एतराज नहीं। कुछ तो बोलो। हाँ, अरे तुम कुछ नहीं बोलोगी तो मैं कुछ भी नहीं हूं। प्लीज। ठीक है, क्या जानना चाहती हो, बोलो। तुमने कहा पता नहीं तुम्हारा भाषण प्रमोद तक पहुंचेगा या नहीं। अरे मैंने पूछा क्यों? I don't know why you exploded. वो अब इंडिया में नहीं रहता है ना, अमेरिका में रहने लग गया है। कब गया? कोई 1 साल हुए। अब लॉस एंजलिस में सेटल हो गया है। सॉफ्टवेयर विजर्ड इन डिमांड। उसने तुम्हारी नॉवल पढ़ी? अमेरिका में नॉवल का प्रकाशन तो बड़ी जोर शोर से हुआ था। यू सी, आफ्टर ऑल इट हैड प्रूव्ड अ बिग सक्सेस इन यूरोप। तो जाहिर है मुझे वहां से इनवाइट किया गया था। मैं न्यूयॉर्क में थी। ईमेल भेजकर मुझे मुबारकबाद दे दी। कहा सॉरी नहीं आ पाऊंगा, छुट्टी नहीं मिलेगी, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। तुम लॉस एंजलिस नहीं गई? उसने वो बात ही नहीं छेड़ी। एक मिनट मंजुला, एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ है। अब कौन सी बात पहले हुई और कौन सी बात बाद में, मुझे कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा। आराम से समझाओ। अच्छा, प्रमोद जब अमेरिका गया उस समय क्या मालिनी जिंदा थी? नहीं, गुजर चुकी थी। उसकी मौत के कितने दिनों बाद गया वह? यही कुछ हफ्तों बाद। प्रमोद को जब अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी से ऑफर आया तो वो बात सुनकर मालिनी अंदर से तो हंस रही थी, पर अंदर और भी ज्यादा तिलमिला रही थी। वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी, ये हम सबको मालूम था, और उसकी वजह से प्रमोद भी अपने पैर घसीट रहा था। मालिनी चल बसी। मैंने वो उपन्यास लिखा, ब्रिटेन के लिटरेरी एजेंट को पोस्ट किया, और सच मानो तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी कि उनका जवाब आएगा, लेकिन फौरन आ गया, और उसी वक्त हमारा वैवाहिक जीवन टूट गया। क्यों? क्या हुआ था? अब सोचती हूँ तो इसमें हैरानगी की कौन सी बात है। अरे तब मैं एक साधारण पत्नी थी, गृहिणी थी, पति के सहारे जी रही थी। फिर अचानक हालात बदल गए। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी थी, उसके साथ साथ कीर्ति, इज्जत, पैसा, ये सब उससे कुछ सहा नहीं गया, इसलिए चला गया। मैं तो दिन भर सार्वजनिक सभा, सम्मान, चर्चा, भाषण, इनमें ही डूबी रहती थी, और ऐसे इसमें वो कभी साथ में नहीं आता था। एक्चुअली वो भी ठीक था, लेकिन एक दिन अचानक लूसी ने मुझे फोन किया। लूसी मेरी वो सहेली, अदल बदल चिट्ठी वाली, फोन करके कहने लगी कि जब मैं इन सार्वजनिक सभाओं में जाती हूँ तो प्रमोद उसे फोन करता है और किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाता है। उन दोनों के बीच कुछ चक्कर चल रहा था क्या? नहीं भाई, प्रमोद ऐसा बिल्कुल नहीं था, और वैसे भी अगर उन दोनों के बीच ऐसा कुछ होता तो मैं तो सुख की सांस लेती, घर में टेंशन तो कुछ कम हो जाती। ही इज मोर अ क्रीचर ऑफ हैबिट। तो फिर वो उससे मिलता क्यों था? तुम्हारी शिकायत करता था क्या? कह रही थी कि वो मेरा नाम तक नहीं लेता, तो फिर सिर्फ जोक्स सुनाता है। क्या? हाँ, जोक्स। I mean, और मुद्दों पर भी बात होती थी, लेकिन बात कोई भी निकले। अंत में पहले से सोच के रखा हुआ, पॉलिश किया हुआ, घिस के एक जोक।
अश्लील जोक्स क्या? वो नहीं भाई, अरे प्रमोद ऐसा बिल्कुल नहीं था। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में जोक्स, साइबर जोक्स, ये सब कोई बोरिंग जोक्स नहीं होते। यू नो अबाउट विप्रो, बिल गेट्स, इन्फोसिस। कह रही थी उसका तो हंसते हंसते पेट दुखने लगता है, लेकिन इतने सारे जोक्स वो क्यों सुना रहा है, इस बात से परेशान होकर फोन किया था लूसी ने मुझे, ये पूछने के लिए कि मुझे भी घर में सुनाता है कि नहीं। मैंने ना कहा, आई मीन नई नई शादी हुई थी तो सुनाया होगा कोई एक आध। मैंने कहा अब तो नहीं सुनाता। फौरन लूसी बोली, अगर ऐसा है तो प्लीज उसे मत बताना कि मैंने तुम्हें फोन किया था। मैं उसके जोक्स एंजॉय करती हूँ, उसकी कंपनी भी एंजॉय करती हूँ। अगर तुम्हें एतराज नहीं तो मुझे तो बिल्कुल नहीं। और फोन पटक दिया और फिर कभी फोन नहीं किया। घर पर भी प्रमोद का बर्ताव कुछ अजीब सा हो गया था। एक दिन अचानक उसने मुझसे कहा, क्यों ना उस नर्स को वापस बुला लें। कौन सी नर्स? वही जो मालिनी की देखभाल करती थी। वो पहले की तरह दिन में एक बार आकर जा नहीं सकती। मैंने कहा व्हाट? मालिनी गई, हम और तुम हट्टे कट्टे हैं, हमें क्या हुआ है? बिना कुछ कहे अपने पैर के अंगूठे को ताकता रहा, चला गया। अरे ऑब्वियसली वो मालिनी को मिस कर रहा था। अब देखो, तुम्हारे संसार के तितर बितर होने की वजह तुम्हारी लिटरेरी कामयाबी नहीं थी, वो थी वो मालिनी। वैसे मानना पड़ेगा कि मालिनी ने जिस तरह से मेरे घर पर धावा बोला था वो मासूम थी, कम से कम मैं तो नहीं मानती। अब देखो, इसमें सारा दोष मालिनी का नहीं था, तुम्हारा भी था। हाँ, तुम सारे दिन कॉलेज में, घर से दूर। तो मैं वहां काम करने जाती थी, कोई गुलछर्रे उड़ाने तो नहीं जाती थी ना। घर में काम करने वाली आती, काम करके चली जाती। रसोई बनाने वाली आती, रसोई बनाकर चली जाती। नर्स भी वैसे ही आती जाती थी। घर में रह गए कौन? दोनों अकेले। तुम इतनी बेफिक्र थी। तुम्ही ने तो कहा कि मालिनी देखने में बहुत खूबसूरत थी। तुम मुझसे ये कहना चाहती हो कि मुझे मालिनी से जलन होती थी? नेवर। कमर के नीचे वो पैरालाइज्ड थी, बेजान। शारीरिक संबंध तो नामुमकिन था। शारीरिक संबंध का क्या सिर्फ एक ही अर्थ होता है मंजुला? ऐसा बदन जिसे सूरज की किरणों का स्पर्श तक न हुआ हो, उज्जवल त्वचा। कहते हैं अक्सर ऐसे परिस्थिति में लोग मोटे हो जाते हैं, व्हीलचेयर के बंधन से उकता कर चटर मटर खाने लगते हैं, डायबिटीज हो जाता है। लेकिन मालिनी उन लोगों में से नहीं थी। तंग आना तो वो जानती ही नहीं थी। हमेशा चुस्त, काम करने में चुलबुली, आवाज में सेक्सीनेस, बिल्कुल बिल्कुल अप्सरा जैसी थी मेरी बहन। संगमरमर जैसा बदन, स्तन छोटे लेकिन मजबूत पुष्ट। उसे पोंछते हुए, उसके कपड़े बदलाते हुए तुमने जरूर अपने बदन की तुलना उसके बदन से की होगी। नहीं, ऐसे में मालिनी हमेशा अपना मुंह फेर लेती थी। तुम्हारे नजर की चुभन उससे सही नहीं जाती होगी शायद। ठीक है, मानती हूँ मुझे तकलीफ होती थी, सिर गर्म हो जाता था मेरा, और उसी गर्मी का नतीजा है ये उपन्यास, ये मोती, पर्ल। ऐसा कहे, उन दोनों के बीच क्या चल रहा था? कौन से शब्द, कैसे शब्द? मैंने अलग अलग प्रयोग करके देखे, लेकिन मेरे दरवाजा खोलने तक और दहलीज के अंदर कदम रखने तक प्रमोद अपने मेज से चिपका हुआ मिलता और मालिनी अपने किताबों, अपने लैपटॉप में डूबी रहती। लेकिन कितनी भी मग्न क्यों ना हो, मुझे देखते ही चेहरे पर एक कोमल सी मुस्कान लाए बगैर न रहती। इतनी होशियारी हमारे साहब के बस की बात तो थी ही नहीं। कैसी बातें? 1 साल 2 साल नहीं, 6 साल। 6 साल उनके बीच केवल बातें ही होती रही। ये मैं नहीं मानती। एक्चुअली एक बार मैं जल्दी घर लौट आई। बिना किसी आवाज के मैंने हौले से दरवाजा खोला तो देखा अंदर झगड़ा चल रहा था, बिल्कुल जैसे मियाँ बीबी में चलता है, ठीक वैसे ही। संस्कृति के लिए शब्द कितना महत्वपूर्ण है, इस बात पर मालिनी बहस कर रही थी और प्रमोद बात बढ़ाने में लगा हुआ था। मनुष्य के मानसिक विकास के लिए कौन सा जरूरी है और कौन सा हानिकारक। अरे इसमें झगड़ने की क्या बात है, कहते हुए मैंने सहजता से अंदर कदम रखा।
दोनों की तो जैसे सांस ही रुक गई। चोरी छिपे चल रहे संभोग में मानो मैं अचानक अंदर घुस गई थी। मैं भी सिहर के हड़बड़ा सी गई, लेकिन मालिनी ने तुरंत मुझे भी बातों में पिरो लिया और बोली, हाँ आओ अक्का, तुम्हारी राय क्या है? जाहिर है मैं ये प्रयोग बार बार तो नहीं कर सकती थी ना, उन्हें मेरे आने जाने का टाइम टेबल मालूम था। कभी कभी तो मुझे लगता था कि ये मेरा घर है ही नहीं। मालिनी तुम्हारे घर आई, इसका तुम्हारे बिस्तर पर कोई नहीं असर पड़ा? क्यों पड़ता? प्रमोद तो कमर के नीचे पैरालाइज्ड नहीं था ना। अब तक तो आधी फिल्म खत्म भी हो चुकी होगी, कमर्शियल ब्रेक भी हो जाना चाहिए था। कोई है वहां पर? कब तक बंद करके रखोगे मुझे यहाँ? तुम अपने बिस्तर की बात कर रही थी मंजुला। कई बार मुझे लगा है कि मुझसे प्यार करते वक्त कहीं प्रमोद मालिनी की कल्पना तो नहीं कर रहा। और बगल के कमरे में तुम्हारी छोटी बहन मालिनी पड़ी तड़पती होगी शायद। तीनों ही तड़पड़ाते हुए जी रहे थे। मानना पड़ेगा कि वो आग, वो नाउमीदी, वो जलन, वही इस उपन्यास की जान है। और क्रिटिक्स ने भी उसे ही पसंद किया है। तो फिर यह कहा जा सकता है कि ऐसी परिस्थिति में तुम्हें अपनी यातना का लिविंग एग्जाम्पल अपने घर में ही मिल गया और तुमने वो नॉवल लिख डाली। क्रिटिक्स भी खुश हो गए। तो खुश क्यों ना होते? नॉवल की बिक्री तो हुई ना, अरे पैसे तो बने ना। क्या मालिनी जानती थी कि तुम यह उपन्यास लिख रही हो? नहीं, उसे कैसे पता होता? वो जब तक जिंदा थी मैंने उसको लिखने के बारे में सोचा भी नहीं था। अरे फुर्सत कहाँ थी? मैं ठहरी कॉलेज में इंग्लिश की लेक्चरर। राइट द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम शेक्सपियर टू सलमान रुश्दी इन 500 वर्ड्स। टाइम कहाँ था? वहाँ कॉलेज में काम का बोझ, यहाँ घर पर बहन की जिम्मेदारी मुझ पर, और उसके ऊपर से घर पर पतिदेव, अ टिपिकल इंडियन हस्बैंड, caring but useless. Poetry, as you know, is emotion recollected in tranquility. और एक बार ये ट्रैंक्विलिटी तुम्हारे हाथ आई तो तुमने झट लिखना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा ना, मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मैं लिख रही हूँ। कहानी खुद ब खुद आगे बढ़ती चली गई, वो बढ़ती चली गई। मानना पड़ेगा, मालिनी चल बसी और उसके जाने के 2 हफ्तों के अंदर तुमने सारी नॉवल लिखकर उसे टाइप करके ब्रिटिश लिटरेरी एजेंट्स को भेज भी दिया। 2 हफ्तों में 350 प्रिंटेड पेजेस को लिखना, अरे ये कोई मामूली काम नहीं है। हाँ तो बिल्कुल नहीं है, मेरी उंगलियां घिस गई थी। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लायक। जानते हो गिनेस बुक के पब्लिशर्स क्या कहते हैं? इंडिया से उन्हें जितनी अर्जियां मिलती है ना, और किसी देश से नहीं। वी आर अ नेशन दैट एस्पायर्स टू बी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डिंग। क्यों पक्के जा रही है? तब से आड़े हाथ लिए जा रही है। बंद कर चुड़ैल कहीं। सचमुच कैसी अद्भुत बात है, 2 हफ्तों में 1.5 लाख शब्दों को लिखना, यानी कि हर दिन 10,000 शब्दों की रचना। ये स्फूर्ति नहीं, उन्माद है। शब्दों का प्रहर नहीं, प्रलय है, महाप्रलय। बस बस बस। मानती हूं कि वो उपन्यास मैंने नहीं लिखा, मेरी छोटी बहन मालिनी ने लिखा। उसमें हर शब्द हर लफ्ज उसी का है। शाबाश। मालिनी के गुजरने के पहले उसकी हालत अचानक बिगड़ती चली गई। वो निरंतर अपने लैपटॉप में काम करने लगी। ये पता था कि वो कुछ लिख रही है, लेकिन तब तो ऐसा था कि मैं भली मेरा काम भला। उसके गुजरने के बाद मैंने उसका बक्सा निकाला, उसमें वो टाइप स्क्रिप्ट मिली, निकाला, पढ़ा और वही ढेर हो गई। एंड इट वाज ब्रिलियंट। तुम्हारे लिए ऐसी साहित्यिक कृति की रचना करना भी मूर्खता होती। वो सूक्ष्म मानसिक विश्लेषण, वो भावनाओं का संघर्ष, वो संयम, अ वर्क ऑफ जीनियस। तो इसीलिए मैं दौड़कर ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी गई और वहां पे एजेंट्स की लिस्ट ढूंढ निकाली। उनमें से एक को टाइप स्क्रिप्ट भेजी, उनका जवाब भी फौरन आ गया। बस। क्यों, क्या हुआ? मैंने प्रमोद को समझाने की बहुत कोशिश की,
लेकिन उसने तो जैसे तय ही कर लिया था कि मैं अपराधी हूं। मैनस्क्रिप्ट चुराने की खातिर? मैंने चोरी नहीं की। पर तुमने ही तो अभी कहा कि मालिनी ने उपन्यास के अंत में अपना नाम एम नायक लिखा था। मैंने एजेंट को जो चिट्ठी भेजी थी उसमें मंजुला नायक के नाम से हस्ताक्षर किए थे। अब हम दोनों एक ही हैं ऐसा सोचा होगा एजेंट ने, शायद। उसका जवाब प्रमोद के कंप्यूटर पर आया। अरे मैं ठहरी कन्नडा लेखिका, मुझे कंप्यूटर से क्या लेना देना। घर आई तो देखा ईमेल का प्रिंट आउट किचन टेबल पर पड़ा था। मैं जब वो ईमेल पढ़ रही थी तो प्रमोद ठीक मेरे पीछे खड़ा था। मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था वो। मुझे इस बात का अंदाजा था। उसी वक्त मिलाकर उससे पूछना चाहिए था कि मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे। हाँ, अपनी छोटी बहन का लिखा हुआ स्क्रिप्ट चुराऊंगी, इतना नीच समझ के रखा है मुझे। लेकिन मेरे मुंह से निकले हुए शब्द कुछ और ही थे। इस ईमेल को किचन टेबल पर क्यों रखा गया, ऐसा पूछा मैंने। Why do you always behave like an MCP? उसे क्या जवाब दे, कुछ सूझा ही नहीं। भौचक्का सा खड़ा देखता रह गया। मैं भी क्या कहने निकली थी और कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन था। मेरी अपनी की एक स्टडी है, अपना एक वर्किंग टेबल है, ये मालूम नहीं है क्या तुम्हें? कहकर चिल्लाई। उसने ईमेल उठाकर मेरे टेबल पर पटक दिया, कहा ये लो, ये रहा मैसेज। उसी वक्त हम दोनों के बीच सारी बातचीत बंद हो गई। हम दोनों के बीच हुई आखिरी असली कम्युनिकेशन कौन सी थी पता है? जब प्रमोद ने मुझसे पूछा क्यों ना उस नर्स को वापस बुला ले, मैंने कोई ऊट पटांग सा जवाब दे दिया, लेकिन उसी वक्त एक ही पल में मालिनी की हींक, गंध, बदबू, उसका मलमूत्र, कफ, दवाइयां, पसीने की भभक, परफ्यूम की महक, सब कुछ उभर उठे, सारी घर में भर गए। वही था हम दोनों के बीच का आखिरी प्राइवेट मोमेंट। उसके बाद वो रॉयल्टी की खबर अखबार वालों को मिल गई, फिर तो हंगामा ही हंगामा। अरे मुझसे कुछ बन पड़े ऐसा था नहीं, बात मेरे हाथ से निकल चुकी थी। वाह वाह, तुमने जो कहानी बनाई मंजुला, डोंट यू थिंक इट्स लिटिल टू नीट? वो एजेंट मंजुला और मालिनी को एक समझता है। इज दैट रियली पॉसिबल? मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? एब्सोल्यूट मेलोड्रामा, तुम्हारी किसी घटिया कन्नड़ कहानी की तरह। मालिनी के गुजर जाने के बाद मैंने उसका बक्सा निकाला। उसमें कार्ड, स्लिप्स, बिलों के अलावा और कुछ भी नहीं था। सारे के सारे कागजात खुद ब खुद जाते कहां? हाँ, मैं दौड़कर प्रमोद के ऑफिस गई, उसका ड्रॉर खोला, निकाला, देखे वहीं पड़े थे। और सिर्फ फ्लॉपी नहीं, उपन्यास के हर पन्ने का प्रिंट आउट निकाल कर सलीके से तय करके रखे थे मालिनी ने। और प्रमोद ने तो अपनी तरफ से उसे बड़े छुपा कर रखे थे। लेकिन छुपा कर कैसे रखने हैं, इतनी बुद्धि उसमें तो थी ही नहीं। उपन्यास के गायब होने का भी उसे तब पता चला जब एजेंट की तरफ से ईमेल आया, और एक्चुअली तब मैंने वो उपन्यास बहुत ध्यान से पढ़ा। एंड इट वाज ब्रिलियंट, अ मास्टरपीस, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। उन पन्नों में जहर नहीं, हलाहल उबल रहा था। उसमें वो कजिन सिस्टर की किरदार मैं ही थी, इसमें कोई शक नहीं। एक ऐबी तुच्छ ख्यालों वाली कुत्सित दिमाग की औरत जिसे प्रतिभा क्या चीज है मालूम ही नहीं है। एक कपटी औरत जिसने अपनी बहन को अपने घर में पनाह दी सिर्फ उसके पैसों की वजह से। ऐसी एक स्वार्थी औरत। मेरा पात्र आंखें चौंधिया जाए ऐसा जीवंत लिखा था उसने, लेकिन लेखन में कहीं गालियां नहीं, अप्रामाणिकता नहीं, विश्लेषण नहीं। जो बात जैसे कही गई थी ठीक वैसे ही दोहराई गई थी, जो बात जैसे हुई थी ठीक वैसे ही लिखी गई थी। मैं इनकार भी नहीं कर सकती थी। तो इसीलिए प्रमोद ने उसे छिपा दिया था। नो नो नो, या फिर वो दोनों मिलकर उसे शेयर करते थे, एक साथ पढ़ते होंगे, नोट्स एक्सचेंज करते होंगे, पढ़कर हंसते होंगे। प्रमोद उतना सीधा साधा और भोला भाला भी नहीं था जितना मैंने उसे समझा था। वैसे मालिनी ने उपन्यास में प्रमोद के शख्सियत के कई पहलू उजागर किए हैं। मालिनी ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी रचना को लोग पढ़ेंगे, या फिर मेरे पढ़ने के लिए ही लिखा हो शायद। आई एम श्योर वो मिलकर उसे शेयर करते थे, या फिर हो सकता है कि मालिनी ने प्रमोद को मेरे खिलाफ भड़का दिया हो।
मैं उससे नफरत करती थी और मैं सिर्फ उसके मरने का इंतजार कर रही थी। और इस बात का मालिनी को हमेशा से पता था। हाँ, पता था, एंड इट वॉज मैडनिंग। 6 साल तक अपने व्हील चेयर पर बैठी बैठी वो मुझ पर निगाह रखती रही, मेरी हर गतिविधि का पीछा करती रही, मेरी हर प्रतिक्रिया का इंतजार करती रही, और फिर अपने छुपते लेखन से उसने मुझे धराशाही कर दिया। और फिर मानो अपनी चिता की धधकती लपटों के पीछे से वो मुझे उस स्क्रिप्ट को जला डालने की चुनौती दे रही थी। लेकिन अगर मैं वैसा करती तो एक मास्टरपीस लेखन को राख में बदल डालने की अपराधी होती। और अगर तुमने उसे अपनी बहन मालिनी के नाम से छपा दिया होता तो सारी दुनिया जान जाती कि वह दुष्ट औरत कौन थी। दुनिया हंसती तुम पर। इससे भी बदतर यह होता कि तुम एक प्रतिभाशाली लेखिका के जीवन में केवल एक फुटनोट बनकर रह जाती। बड़ी खूबसूरती से तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया था मंजुला। लेकिन मुझे जीतना ही था हर हाल में, नहीं तो मेरा जीना हराम हो जाता। और इसके लिए एक ऐसे हल की जरूरत थी जो मालिनी की जहन को छू तक न गई हो। और इस बार एक बात मेरे अनुकूल थी। वो मर चुकी थी, मैं जिंदा थी। मैंने वो उपन्यास अपने नाम से छपवाया। आखिरी जीत मेरी हुई। चले? 1 मिनट मंजुला, 1 मिनट। क्या पता आखिरी जीत उसी की हुई हो शायद। और वो कैसे? अगर उसका मकसद ये था कि वह तुम्हें दिखाए कि तुम कितनी धूर्त और कितनी नीच औरत हो, तो वो अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब रही। मालिनी नायक, एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट। मेरी बड़ी बहन मंजुला जो कन्नड़ की लेखिका थी, उसने मेरा नॉवल पढ़ा और पढ़कर मिट गई, और मैं बनकर उसने एक नया अवतार लिया। हम दोनों के बीच के खून, स्याही और भाषा के भेदभाव मिट गए। मैं मंजुला नायक, मुझे 7 अमेरिकन यूनिवर्सिटी से विजिटिंग प्रोफेसर का ऑफर मिला है। पर वास्तव में मैं मंजुला नायक, मेरी छोटी बहन मालिनी जो मेरे पति से प्यार करती थी, कन्नड़ भाषा भी जानती थी, लेकिन लिखा उसने अंग्रेजी में। बट नाउ आई एम मालिनी नायक, द इंग्लिश नॉवेलिस्ट। अब मुझे मंजुला नायक बनकर जीना होगा। After all, my passport, bank accounts, properties, and financial papers are all in that name. धन्यवाद साथियों। मैं अब इस नाटक के निर्देशक श्री राजेंद्र नाथ जी से अनुरोध करती हूँ, कृपया मंच पर आएं। साथ ही हमारे बीच वरिष्ठ कला प्रेमी एवं समीक्षक शुभा दीपक सिंह जी मौजूद हैं। मैं उनसे भी निवेदन करती हूँ, कृपया स्टेज पर आएं। एवं नाटक के निर्देशक श्री राजेंद्र नाथ जी को बुके एवं भारत रंग महोत्सव का स्मृति चिन्ह प्रदान करें।
शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। शुभ रात्रि सज्जन। कहानी में 20 तारीख को आना है।